हेलो फ्रेंड्स, गेट माई यूनिवर्सिटी टीम की तरफ से मैं हूं आशीष। नीट एग्जामिनेशन के बाद में सबसे ज़्यादा आप लोगों का कंसर्न ये रहता है कि काउंसलिंग स्ट्रक्चर के बारे में जानना। तो आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं सेंट्रलाइज काउंसलिंग स्ट्रक्चर जो कि एमसीसी द्वारा कंडक्ट की जाती है, जहां पे ऑल इंडिया कोटा की सीट्स के लिए आप पार्टिसिपेट करते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, एम्स, जिपमा, बीएचयू और एएमयू जैसे कॉलेजेस में पढ़ाई करने के लिए आप पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि क्या रहता है काउंसलिंग का स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होती हैं, सीट मैट्रिक्स, कितनी फीस होती है और क्या क्या स्टेप्स होते हैं काउंसलिंग के प्रोसेस में। तो हमारे साथ में इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको एमसीसी से रिलेटेड सारी जानकारी मिले। आखिर में मैं आपको कुछ ऐसे सवाल का जवाब भी दूंगा जो कि हमने पहले से सेट किया हुआ है, जो लोगों से हमने टाइम टू टाइम एक्सप्लोर किया है। जब हम सर्वे करते हैं उनसे पूछा है हमने कि आपको किस तरह की कन्फ्यूजन्स एमसीसी काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर के रहती है, तो इन सब के बारे में हम प्रकाश डालेंगे। हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। दोस्तों, नीट के रिजल्ट के बाद में जो हमारा काउंसलिंग का प्रोसेस है वो दो तरीके से हम अटेंड कर सकते हैं। पहला जो प्रोसेस है वो है सेंट्रलाइज काउंसलिंग प्रोसेस, जो कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी कंडक्ट कराती है। दूसरा जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो है स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस, जो स्टेट बॉडी जो होती हैं, गवर्निंग बॉडीज़, वो इसे कंडक्ट करवाती हैं। तो रिजल्ट आने के बाद में आपके पास में ऑप्शन ये होता है कि आप गवर्नमेंट के कॉलेजेस में पढ़ाई करना चाह रहे हैं, या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करना चाह रहे हैं, या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई करना चाह रहे हैं। और इसके लिए आप उसी अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप काउंसलिंग को चूज़ करते हैं। तो समझते हैं कि काउंसलिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है सेंट्रलाइज काउंसलिंग प्रोसेस और दूसरा स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस। सेंट्रलाइज काउंसलिंग प्रोसेस एमसीसी के थ्रू यहाँ पे अलॉटमेंट होगी। अब इसमें देखिए किनका पार्टिसिपेशन होता है। ऑल इंडिया कोटा, जो कि 15% गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इंडिया में, उनकी टोटल सीट्स का 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अलॉट होता है। जहाँ पे किसी भी स्टेट से बच्चे हों, उन सीट्स पे उनका अलॉटमेंट किया जा सकता है, प्रोवाइडेड उनकी रैंक अलॉटमेंट के हिसाब से सुटेबल हो। दूसरा जो पार्टिसिपेशन है वो है 100% डीम्ड, यानी कि डीम्ड के जितने भी कॉलेज सीट्स हैं उनका कंप्लीट अलॉटमेंट प्रोसेस एमसीसी द्वारा किया जाता है। अगला ऑप्शन है हमारे पास में एम्स का। एम्स की भी जितनी सीट है इनका अलॉटमेंट एमसीसी द्वारा किया जाता है, इनका कोई भी सेपरेट काउंसलिंग प्रोसेस नहीं है। जिपमा, जिपमा भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ आपको एडमिशन लेने के लिए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा जो सेंट्रलाइज काउंसलिंग प्रोसेस किया जा रहा है, इसमें आपको पार्टिसिपेट लेना है। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी, इनकी 85% सीट्स यानी कि इंटरनल कोटा सीट्स, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर RML हॉस्पिटल, इनकी 85% सीट्स का भी अलॉटमेंट सेंट्रलाइज काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। अब आप ये समझिए कि गवर्नमेंट के जो 100% सीट्स हैं उनमें 15% ऑल इंडिया कोटा, ये एमसीसी के थ्रू, इनका जो बचा हुआ सीट है 85% सीट आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू अलॉट किया जाता है, जहाँ पे स्टेट डोमिसाइल होना मैंडेटरी है। तो अब हम स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस की बात करते हैं। स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस का हिस्सा होता है 85% गवर्नमेंट सीट्स और 100% प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट। तो 85% के लिए आपके पास में डोमिसाइल होना चाहिए। 100% प्राइवेट जो सीट्स हैं, इनमें कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे स्टेट का कोटा है प्लस मैनेजमेंट कोटाज भी हैं, जहाँ पे वो अदर स्टेट के बच्चों को भी अलाउ करते हैं, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ सेंट्रलाइज काउंसलिंग प्रोसेस का एक हाईलाइट। इसे कंडक्ट कराया जाता है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा। जो मोड ऑफ काउंसलिंग है, यानी कि आपका राउंड 1, राउंड 2 और मॉप अप, ये तीनों राउंड को ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट कराया जाता है। राउंड्स आपके क्या है, राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप, ये 3 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग हैं। अगर इसके बाद में सीट रह जाती है तो उस केस में स्ट्रे वैकेंसी कराया जाता है, और स्ट्रे वैकेंसी राउंड रिस्पेक्टिव कॉलेज द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जहाँ पे एमसीसी का कोई रोल नहीं है। बस एमसीसी आपकी एलिजिबिलिटी डिफाइन करेगी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। एलिजिबिलिटी आपका क्या होता है, नेट क्वालिफाई करना पड़ता है आपको। डोमिसाइल कंडीशंस आप समझिए, ये एप्लीकेबल होता है इंटरनल सीट्स ऑफ जिपमा, डीयू, आईपीयू और एएमयू। ओपन सीट्स क्या क्या हैं, ऑल इंडिया कोटा सीट्स, डिम्ड,
एम्स, BHU, ओपन सीट्स ऑफ AMU एंड जिपमर, इन पे आपको किसी तरह का डोमिसाइल कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं होता है। पार्टिसिपेशन आप समझिए, अगर आप ऑल इंडिया कोटा की सीट्स के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इनका पार्टिसिपेशन सिर्फ राउंड 1 एंड राउंड 2 तक ही रहता है। इसके बाद में ये मॉप अप राउंड में किसी भी ऑल इंडिया कोटा की सीट्स का अलॉटमेंट नहीं होता है। तो जो भी सीट रह जाते हैं, अगर राउंड 2 में जिनका अलॉटमेंट हुआ उनमें से कुछ बच्चों ने सीट अलॉटमेंट के बाद में रिपोर्ट नहीं किया कॉलेज को, तो वैसे केस में ये सीट जो सरेंडर्ड सीट हैं इनको स्टेट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। स्टेट अपनी काउंसलिंग प्रोसेस में उन सीट्स के अलॉटमेंट को वो वहाँ पे इन्वॉल्व करके चलते हैं और वहाँ पे अलॉटमेंट भी डोमिसाइल कंडीशंस के बेसिस पे होगा। आप स्टेट के मॉप अप राउंड में अदरवाइज दूसरे वे में, यानी कि अगर नॉन डोमिसाइल हैं तो आप दूसरे स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस में गवर्नमेंट के लिए आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। AFMC, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन आप MCC के थ्रू करेंगे, बट अलॉटमेंट प्रोसेस कंप्लीटली AFMC द्वारा किया जाएगा। तो उनकी प्रोसेस बिल्कुल वेरी करती है, जिसके लिए हम अलग से वीडियोस आपको शेयर करेंगे। अब एलिजिबिलिटी आप समझिए, किस तरह की सीट्स पे किस तरह का एलिजिबिलिटी होता है। 15% ऑल इंडिया कोटा और 100% डीम्ड की सीट्स या एम्स और BHU, इन सब की सीट्स पे एलिजिबिलिटी ओपन है, हर बच्चे इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 50% AMU की सीट्स जो ओपन है, यहाँ पे ओपन है, ये कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, एडमिशन ले सकता है। AMU की इंटरनल सीट्स पे उन बच्चों का क्लेम है जो AMU से पास आउट हैं, जिनका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन AMU से हुआ था, वही बच्चे सिर्फ AMU की इंटरनल सीट्स के लिए एलिजिबल होते हैं। जिपमर में ओपन सीट्स जो हैं वो ओपन है सारे बच्चों के लिए। इंटरनल सीट्स पे पौंडीचेरी का डोमिसाइल होना मैंडेटरी है। अब 85% दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीट्स, 85% IPU जिनमें VMMC और RML हॉस्पिटल है, इन कॉलेजेस में आपका दिल्ली का डोमिसाइल होना मैंडेटरी है। और ये आप कैसे क्लेम कर सकते हैं, अगर आपने दिल्ली से 11th एंड 12th किया है तो उसके बेसिस पे आप क्लेम कर सकते हैं दिल्ली का डोमिसाइल कंडीशंस। अब ये प्रोसेस बिफोर एंड आफ्टर अलॉटमेंट, आपके रिजल्ट के बाद में आपको क्या क्या करना होता है अलॉटमेंट से पहले वो देखिए। आपको फॉर्म फिलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग, यानी कि आपको प्रॉपर सीक्वेंसिंग करना है अपनी कॉलेजेस को, जिस हिसाब से आप कॉलेज को प्रायोरिटी करके चल रहे हैं उस हिसाब से आप चॉइस फिलिंग करेंगे। आपको लॉक करना है, ये आपके अलॉटमेंट के पहले का प्रोसेस है। इसके बाद में अगर आपको सीट अलॉट होती है तो आपके पास में 3 कंडीशंस होते हैं। पहला कंडीशन ये होता है कि आपको जो सीट अलॉट किया गया है आप उस कॉलेज से सेटिस्फाइड हैं, आप रिपोर्ट करेंगे कॉलेज को और आपका प्रोसेस वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, आपको और कुछ नहीं करना है। अगर आप सेकेंड कंडीशंस में जाते हैं जहाँ पे आप सेटिस्फाइड हैं बट स्टिल यू वांट टू लुक फॉर सम बेटर ऑप्शन, तो वहाँ पे आप कॉलेज में रिपोर्ट करने के बाद आप विलिंगनेस सबमिट कर सकते हैं अपग्रेडेशन की। तो आप सीट को रिटेन कर रहे हैं, यानी कि सीट सिक्योर रहेगी आपकी, आप अपग्रेडेशन के लिए जाएंगे। अपग्रेडेशन अगर आपको मिला तो आपका पहले से जो सीट अलॉटेड था वो कैंसिल हो जाएगा और आपको नए सीट पे अलॉटमेंट मिल जाएगी। आप पिछले कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पे आप सरेंडर करेंगे सीट को, रिलीविंग लेटर लेकर के, डॉक्यूमेंट्स लेकर के नए कॉलेज में आप अपनी रिपोर्टिंग करेंगे। ये आपका कंडीशन 2 का केस है। कंडीशन 3 ये है कि आपको जो सीट अलॉट हुई है आप बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको रिपोर्ट नहीं करना है, आप स्किप कर सकते हैं और आप राउंड 2 की काउंसलिंग प्रोसेस में फिर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट है, अलग अलग फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे ये हैं कि अगर आप ऑल इंडिया कोटा, एम्स, जिपमर, AFMC, BHU, AMU, DMU, DU, VMMC, RML, इन ऑप्शंस पे अगर आप जाना चाहते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट 1000 रुपीज़ का है अगर आप अनरिजर्व हैं, 500 रुपीज़ कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो। सिक्योरिटी डिपॉजिट है 10,000 रुपीज़ का जो कि रिफंडेबल है, कंडीशनल, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों कंडीशनल है, और 5000 रुपीज़ कैटेगरी के बच्चों के लिए है। डिम में पार्टिसिपेशन के लिए 5000 का रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है और 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट है। अगर आप सारे प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हर तरह की सीट पे तो आपको जो हायर अमाउंट है डिम्ड का यही एप्लीकेबल होगा, यानी कि 5000 रजिस्ट्रेशन फीस एंड 2 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब ये काउंसलिंग रूल है, अलॉटमेंट हो गया बट आप एग्जिट करना चाहते हैं, आप आगे के प्रोसेस में भी अपने आप को एलिजिबल रखना चाहते हैं, इसके लिए एक काउंसलिंग के रूल को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला राउंड फ्री एग्जिट राउंड है, अगर सीट आपको अलॉट हुई है तो आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है आप राउंड 2 के लिए आप एलिजिबल हैं।
फ्रेश रजिस्ट्रेशन में आपको बता दूं कि राउंड 1, राउंड 2 और मॉप अप राउंड, तीनों राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन किया जाता है। आप किसी भी राउंड में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब सेकेंड राउंड में देखिए, फ्री एग्जिट का कोई भी क्लॉज नहीं है। मतलब अगर सेकेंड राउंड में आपको सीट अलॉट हो रही है, आप एग्जिट करते हैं, तो वैसे केस में आपके जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो आपने पे किया है वो फॉरफिट हो जाएगा। अब ऐसे केस में आप देखिए, आप एग्जिट विथ फॉरफीचर, यस, अगर आप कॉलेज ज्वाइन आपने नहीं किया है तो राउंड 2 में आप फॉरफीचर के साथ में एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो आप आगे के राउंड यानी कि मॉप अप राउंड या स्ट्रेट राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप आगे के राउंड में आप एलिजिबल रहेंगे। आपको सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हुई है और आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपने, अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं, आप फ्रेश डिपॉजिट आप पे करके मॉप अप राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मॉप अप राउंड में किसी तरह का फ्री एग्जिट नहीं है, आपके 2 लाख रुपए फॉरफिट कर लिए जाएंगे। अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में वही बच्चा एलिजिबल है जिनको किसी भी राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। अब ये रिजर्वेशन ब्रेकअप है, आप देखिए, एससी के लिए 15% सीट्स, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27%, फिजिकली बैकवर्ड के लिए 5%, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% सीट्स। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे जैन माइनॉरिटी और मुस्लिम माइनॉरिटी की सीट्स का भी रिजर्वेशन है, बट डिम्ड यूनिवर्सिटी में किसी तरह का कैटेगरी रिजर्वेशन नहीं होता है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास जनरली पेरेंट्स या फिर बच्चों का आता रहता है, जिस पे मैं चाहता हूँ कि आपको मैं एक क्लैरिटी दूँ। जो सबसे पहला सवाल है, कैन आई होल्ड माई सीट अलॉटेड थ्रू MCC एंड पार्टिसिपेट इन द स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस। मैं आपको बता दूं कि राउंड 1 में सीट आपको अलॉट हुई है और इसका एक टाइम फ्रेम है रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग तक का टाइम आपके पास में रहता है, जहां पे आप सोच सकते हैं कि आपको कंटिन्यू करना है या नहीं कंटिन्यू करना है। किसी भी कंडीशन में अगर आप पहले राउंड में रिपोर्टिंग कर चुके हैं और स्टेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ये अलाउड है। बट ऐसे केस में अगर स्टेट में आपको अलॉटमेंट हो जाती है तो आपको राउंड 2 में अगर आप सीट को सरेंडर करते हैं या फिर आप राउंड 2 में जाते हैं MCC के और सरेंडर मोड पे आप जाना चाहते हैं, तो वैसे केस में आपका डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगा, बट आप स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस के लिए एलिजिबल होंगे। अब व्हाट इज फ्री एग्जिट और एग्जिट विथ फॉरफिचर। फ्री एग्जिट का मतलब ये है कि आपने जो डिपॉजिट दिया है वो आप पहले राउंड में आप एग्जिट अगर कर रहे हैं तो वो फ्री एग्जिट है, आपके डिपॉजिट को वापस कर दिया जाएगा। एग्जिट विथ फॉरफिचर का मतलब ये है कि आप रिपोर्टिंग कर चुके हैं और सेकेंड राउंड में अब एग्जिट का कोई फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं है, वहाँ पे आप अपने डिपॉजिट को फॉरफिट करा करके आप एग्जिट ले सकते हैं। व्हेन विल आई गेट द रिफंड ऑफ फीस इन द केस ऑफ अपग्रेडेशन। अगर आपको राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेडेशन मिली है तो वैसे केस में आप जब रिलीविंग लेटर लेने के लिए जाएंगे कॉलेज में, तो वैसे उस टाइम पे आपको आपके अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आपको रिफंड इंस्टेंटली प्रोसेस किया जाएगा। किसी केस में कॉलेजेस कहते हैं कि विद इन 24 आवर्स आपके रिफंड को प्रोसेस कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में। तो वैसे केस में आप रिफंड का वेट करिए और टाइम रहते हुए आप अपनी रिलीविंग लेटर्स की फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करिए। इज देयर एनी सेपरेट काउंसलिंग फॉर दिल्ली स्टेट। दिल्ली के जो स्टेट डोमिसाइल सीट्स हैं उनके लिए MCC का एक काउंसलिंग प्रोसेस है, जहाँ पे MCC के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस और वर्धमान महावीर और डॉक्टर RML हॉस्पिटल के लिए वो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। IPU का एक अलग काउंसलिंग प्रोसेस है दिल्ली स्टेट के लिए, वहाँ पे NDMC, बाबा साहेब अम्बेडकर, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस की अलॉटमेंट प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। कैन आई सरेंडर माई सीट अलॉटेड इन राउंड 2 ऑफ MCC। आप बिल्कुल सरेंडर कर सकते हैं, बट ऐसे केस में आपका जो डिपॉजिट है वो फॉरफिट हो जाएगा और आपके पास में जो सरेंडर का टाइम फ्रेम है वो रिजल्ट आने के विद इन 2 डेज का टाइम फ्रेम रहता है, उसके अंदर में आपको सरेंडर करना होता है, या फिर जो भी MCC फाइनली एक डेट मेंशन करेगी उसके अंतर में आपको अपनी सीट को सरेंडर करना है। कैन आई रीअपियर इन मॉप अप राउंड ऑफ MCC आफ्टर सरेंडरिंग सीट इन राउंड 2। यस, आप फिर से रीअपियर कर सकते हैं। आपने एग्जिट किया विद फॉरफिचर, आप मॉप अप राउंड में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको फ्रेश डिपॉजिट वहाँ पे सबमिट करना होगा। कैन आई डायरेक्टली अप्लाई इन स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ MCC। आप MCC के जितने भी पार्टिसिपेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको पहले के 3 राउंड यानी कि राउंड 1, राउंड 2 या मॉप अप, इनमें से किसी एक राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना होगा, तभी आप एलिजिबल होंगे स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। Will I be barred from state counseling participation if I am holding any seat allotted in MCC round 2? Yes, आपको बार्ड कर दिया जाएगा
आपकी जो लिस्ट है हर स्टेट को भेजी जाती है कि इन बच्चों ने राउंड 2 में सीट को होल्ड किया है। तो वैसे केस में आप होल्ड ना करें, और होल्ड अगर कर रहे हैं तो आप अपनी स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना करें। हमारा और भी वर्टिकल्स है जहाँ पे आपको काउंसलिंग सपोर्ट MBBS अब्रॉड के लिए भी दिया जाएगा। मल्टीपल पैरामीटर्स पे हमारी टीम जो एक्सपर्ट हैं वो आपको इस पे काउंसलिंग सपोर्ट देंगी। बाकी काउंसलिंग की किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमारी टीम के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रोफाइल बेस्ड काउंसलिंग का एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा जब हमारी टीम के साथ में आप कनेक्ट करेंगे काउंसलिंग सपोर्ट के लिए। कॉलेजेस के एनालिसिस का हमारा एक अलग पैरामीटर्स है, और हम चाहते हैं कि आप लोग भी इस पैरामीटर्स के बेसिस पे ही अपने कॉलेजेस को एनालाइज करिए, तब आप बेहतर तरीके से कॉलेज को जज कर पाएंगे और अपनी चॉइस फिलिंग में जो सीक्वेंसिंग है आप वहाँ पे अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर भी अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कैसे अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे कॉलेज को जज किया है, उनको फाइंड आउट किया है कि उनकी क्या क्या स्पेशलिटी है, और अलग अलग फैक्ट्स जैसे कि उनकी OPD फुटफॉल, IPD, सर्जरीज या फिर एकेडमिक बैकग्राउंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ों को हमने यहाँ पे एनालाइज किया, तब जा करके हम किसी कॉलेज को एडवाइस करते हैं। अपने स्कोर्स के बेसिस पे आप अपने कॉलेज को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। इसे प्रिडिक्ट करने के लिए हमारे डैशबोर्ड को आप जरूर यूज़ करिए, काफ़ी इंटरेक्टिव है, और मल्टीपल फैक्टर्स के बेसिस पे आप अपनी इनपुट वैल्यूज़ के बेसिस पे कॉलेजेस को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। होपफुली हमारा ये सेशन आपको पसंद आया हो। अगर आपकी कोई क्वेरी हो काउंसलिंग सपोर्ट से रिलेटेड या काउंसलिंग स्ट्रक्चर को लेकर के, या कोई भी सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पर ड्रॉप करिए, साथ ही हमारे टीम के साथ में कनेक्ट करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी तरह का पर्सनलाइज काउंसलिंग सेशन की रिक्वायरमेंट है या आप सपोर्ट चाहते हैं तो हमारी टीम के साथ में इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। Say hello to GMU, the one-stop shop for all your admission needs. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all. Fix a meeting with us today.